नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण केस, सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन तथा हम अब बात करेंगे महिला स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारियों के। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। आप लोगों ने जिस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो को सपोर्ट किया है उसके लिए तहे दिल से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिस प्रकार का हमारा प्रयास है और हमारा प्रयास आपका सहयोग ही इसे बड़ा बनाएगा। आइए हम बात करेंगे महिला स्वतंत्रता सेनानियों की। महिला स्वतंत्रता सेनानी में सबसे पहला नाम आता है आपका रानी अबक्का। रानी अबक्का के बारे में कहा जाता है कि वो यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी थी। यह कर्नाटक के उल्लाल नगर नामक एक छोटे तटीय शहर पर शासन कर रही थी। इसी समय इनका व्यापार जो है अरबों से था। तो अरबों से व्यापार जब ये कर रही थी तो ये बातें जो है कि पुर्तगालियों को नागवार गुजरी और पुर्तगालियों से इनका युद्ध जो है संघर्ष हमेशा जारी रहा और अंततः इन्हें वीर गति को प्राप्त हुई। इन्हें जो है ना रानी अभया, अभय नहीं अभया, रानी अभया भी कहा जाता है। तो रानी अबक्का को याद रखिएगा, ये पहली स्वतंत्रता सेनानी थी। पुर्तगालियों से जो है कि संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। दूसरी जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके नाम है देखो रानी वेलु नचियार। इनके पति राजा उदयेश्वर युद्ध में मारे गए। उसके बाद यह जाकर हैदर अली से सहायता प्राप्त की। हैदर अली आप जानते हैं, मैसूर पर शासन करने वाला एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर को कह लीजिए। सफलता प्राप्त करने में हैदर अली से जाके मिली ये रानी वेलु नचियार और उनकी एक सेनापति को कोयली ने अपने ऊपर, कोयली इनकी सेनापति थी। किनकी? रानी वेलु नचियार की सेनापति कोयली का नाम कोयली थी। कोयली ने क्या किया कि रानी को बचाने के लिए, रानी को युद्ध में जिताने के लिए यह कह लीजिए, अपने ऊपर घी डाला और खुद को आग लगा दी तथा अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था जहां उनके सारे हथियार रखे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों से इनके युद्ध चल रहे थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि किस तरह से इनको हराया जाए। तो अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था उन्हीं में कूद पड़ी और भारत की पहली मानव बम माना जाता है कोयली को। अंत में अंग्रेजों ने हार मान ली और रानी वेलु नचियार की विजय हुई। रानी वेलु को 1780 में अपने राज्य को मुक्त कराने में सफलता मिली। और एक बात ये ध्यान रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली ये पहली महिला एक रानी स्वतंत्रता सेनानी थी। कमाल की कहानी है रानी वेलु नचियार की, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। और ये है रानी अबक्का। रानी अबक्का का यहाँ पे आप फोटो देखिए, और वो थी रानी वेलु नचियार। किस प्रकार ये जो है कि अपने संघर्ष को जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है बच्चे, अब ये हैं घोड़े पर सवार, इनके बारे में बात किया जाए। ये हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा का आप चित्र इनका देख सकते हैं, पिक्चर। घोड़े पे सवार, इनके हाथों में तलवार होते थे, मुकुट पहन के और सिर पे एक पटका बांध के जो है घोड़े से चलती थी। और जो है इन्होंने जो है संघर्ष अपने इतिहास को बदलने के लिए किया। रानी चेन्नम्मा तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में इतनी निपुण थीं कि पति की मृत्यु के बाद, चेन्नम्मा की हम बात कर रहे हैं, बताएंगे, पति की मृत्यु के बाद इनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी ने एक बालक जिसका नाम था शिवलिंगप्पा को गोद लेने का फैसला किया। अब आप जानते हैं इस कहानी को, आप जानते हैं कि गोद लेना असली उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। लॉर्ड, आप समझ रहे हैं ना, लॉर्ड डलहौजी का जो रूल उसने हड़प नीति बनाई थी, अंग्रेजों ने इस कदम का विरोध किया। और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था, उसके तहत कित्तूर, यानी रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? कित्तूर की रानी थी। इन्होंने शिवलिंगा को गोद लिया। इसी से नाराज होके अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इस विरोध की आग इतनी बढ़ती गई कि 1824 में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। और 1824 में रानी के नेतृत्व में कित्तूर की सेना के हाथों
अंग्रेज़ों को पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बनाकर कैद कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी चेन्नम्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों भीमाबाई होलकर। ये इंदौर के राजा यशवंतराव होलकर की पुत्री थी। 1817 में इन्होंने कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और गोरिल्ला युद्ध में उन्हें मात दी। यानी भीमाबाई होलकर इंदौर के राजा यशवंतराव की पुत्री थी। गोरिल्ला युद्ध में सबसे ज़्यादा निपुण कौन माने जाते थे शिवाजी बच्चों? ये रानी चेन्नम्मा है। रानी चेन्नम्मा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, यही थी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा का इतिहास भी हमने आपको बताया। यहाँ पे था ना, कहाँ गया? ये था रानी चेन्नम्मा, घुड़सवारी करने वाली। इनके बारे में ये कहा जाता था, ये कहते थे कि जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक बूंद भी है कि तूर को कोई नहीं ले सकता। ये इतना बड़ा डायलॉग था रानी चेन्नम्मा का। वीरांगना भीमाबाई होलकर के बारे में आपने पढ़ा ही है। ये देखिए वीरांगना भीमाबाई होलकर। अब आते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में कहा जाता था, आप जानते हैं कि लखनऊ की बेगम थी। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक मजबूत विरोधी बनकर उभरे। उन्होंने हाथी पर सवार होकर युद्ध किया और यह युद्ध के बाद वो कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, जहाँ उन्होंने जीवन के आखिरी दिन गुजारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम उदा देवी के बारे में बात करते हैं। अभी बेगम हजरत से महल से ही जुड़ी एक और जो है कि महान महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसका नाम हम आगे करेंगे। उदा देवी को देख लेते हैं। उदा देवी देखिए दलित परिवार में जन्मे उदा देवी अंग्रेज़ों का विरोध किया। अब मदद मांगने हेतु देखिए यही आगे हजरत महल के से संपर्क किया। बाद में बेगम के सैनिकों का भी नेतृत्व किया। किसने? उदा देवी ने। दलित परिवार से जन्मे। युद्ध के दौरान वह एक पेड़ पे चढ़ गई थी। किसकी बात हो रही है? उदा देवी की बात हो रही है। और अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या किए जाने से पहले उदा देवी ने 30 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था। ठीक है, ये हैं आपकी बेगम हजरत महल, जो लखनऊ की जो है कि शासिका थी, लखनऊ की रानी थी, ये बेगम थी। उदा देवी इन्हीं के साथ, इन्हीं के पास आई थी मदद मांगने के लिए। इनको अपनी जो है कि आर्मी में इन्होंने शामिल कर लिया उदा देवी को। और उदा देवी ने, आप जानते हैं, उनके वीर गति की प्राप्त होने से पहले 30 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था। झलकारी बाई एक इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक योद्धा के रूप में शामिल हुई। झलकारी बाई भी दलित परिवार में थी। एक बार की कहानी है कि झलकारी बाई ने एक बाघ का डटकर सामना किया था और उसे कुल्हाड़ी से मार गिराया था। रानी लक्ष्मीबाई की महिला सैन्य दल में यह शामिल हुई। अब महिला सैन्य बल का नाम था दुर्गा दल। दुर्गा दल में ये शामिल हुई। काफ़ी हद तक जो झलकारी बाई थी बच्चों, वो लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखते थे। लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से किले का बचाव किया। झलकारी बाई ने खुद को रानी के रूप में दिखाया युद्ध के दौरान और कुछ समय तक अंग्रेजों को भ्रमित किया, जिस कारण लक्ष्मीबाई अपने बेटे सहित किले से बाहर बच निकलने में सफल हुई। लेकिन अंततः दोनों, आप जानते हैं, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो आपकी स्वतंत्रता सेनानी है उमाबाई कुंडापुर। 1924 में इनकी मेहनत रंग लाई जब महिलाओं ने अपने घर के दहलीज लांघना शुरू किया। ये एक क्रांतिकारी, एक तरह का लीजिए सामाजिक आंदोलन के आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। यरादा जेल में इन्हें जेल की सज़ा हुई। इनका एक प्रेस था जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उमाबाई कुंडापुर ने अपना घर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुरक्षित घर बना दिया था। ये हैं आपकी झलकारी बाई। झलकारी बाई की आपने कहानी सुनी। रानी लक्ष्मीबाई के दुर्गा दल जो था एक संगठन, उसकी ये हेड थी। ये है।
अब इसके बाद आते हैं मातंगिनी हाजरा के बारे में। आपने सुना होगा कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था। किसान परिवार के थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। गांधी जी से काफ़ी प्रभावित होकर असहयोग के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। अच्छा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह 73 वर्ष की थी। तो इन्होंने किया क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने गोली का शिकार हुई और घायल होने के बाद भी झंडा लेकर वंदे मातरम चिल्लाते हुए आगे बढ़ती रही। मातंगिनी हाजरा कमाल की स्वतंत्रता सेनानी। कनकलता बरुआ के बारे में कहा जाता था कि ये असम की स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें गोहपुर थाने में झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इनको गोली का शिकार हो गई। उस समय कनकलता मात्र 17 साल की थी। तो मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ, ये है। हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कैप्टन लक्ष्मी का। ये छोटी सी बच्ची भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में इसका एक बच्चों अभूतपूर्व योगदान रहा। इसने जो है कि स्वतंत्रता आंदोलनकारियों से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी और जाके आईएनए से, समझ लीजिए आईएनए से जाके मिली, उनकी आर्मी में शामिल हुई। बाद में देखिए ये बोस जी हैं, इसी कैप्टन लक्ष्मी के इनाम पे उन्होंने एक रेजिमेंट बनाया। बताएंगे इसकी कहानी, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए भोगेश्वरी फुकनानी। ये असम की एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई। भोगेश्वरी फुकनानी और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया। 1942 में ब्रिटिशों ने यानी अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इन्हें 60 वर्षीय शहीद कहा जाता था। रानी गैंडिनल्यू इनका कहा जाता, गैंडिनल्यू इनका नाम है। ये नागालैंड के थी, आध्यात्मिक गुरु थी, लेकिन भाई के साथ, भाई उनका जो हेराका था उसके साथ इन्होंने आंदोलन में शामिल हुई और आंदोलन करना सीखी। मात्र 13 साल की थी तो भी इन्होंने आदिवासी धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेना शुरू किया। गैंडिनल्यू को जो है ना रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इन्होंने जो है 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 14 साल की सज़ा सुनाई गई और 1946 में जब हमारी अंतरिम सरकार बनी, आप जानते हैं संविधान सभा के लिए वो काम कर रही थी सरकार, तब जाके इनको रिहा किया गया। नेहरू ने इन्हें रानी का खिताब दिया। ये नागालैंड की थे, ध्यान रहे। ये है रानी गैंडिनल्यू, नागालैंड। ठीक है बच्चों, ये हैं, देख लीजिए झंडा लेके आप। और ये 17 साल की बच्ची जो है कि झंडा फहराई, असम की लड़की जो थी, कमाल का इन्होंने काम किया था। तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि बिहार में जन्मी तारा रानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और सिवान पुलिस थाने की तरफ कूच कर दिया। इनका तारा रानी का ये उद्देश्य था कि तिरंगा फहराना था किसी तरह से। पुलिस फायरिंग में जख्मी हो गई, फिर भी ये नेतृत्व को जारी रही। ये कैप्टन लक्ष्मी के बारे में हम आपको चित्र दिखाए और बता रहे थे कि इनका जन्म मद्रास हुआ। इनकी माँ अम्मू कुट्टी जो संविधान सभा की सदस्य भी बनी थी। लक्ष्मी आज़ाद हिंद फौज की तरफ आकर्षित और सिंगापुर में जाकर सुभाष चंद्र से मिलकर उनके आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। लक्ष्मी यानी रानी झांसी लक्ष्मी रेजिमेंट के नाम से, इन्हीं के नाम से एक रेजिमेंट बनाया नेताजी ने और 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया। 1946 तक बर्मा में इन्हें नज़रबंद रखा गया था, लेकिन 1947 में ये छूट गई और इंडियन नेशनल आर्मी के ही एक प्रमुख सदस्य कर्नल प्रेम कुमार शागल, आप जानते हैं इनका जो है कि बाद में केस भी चला था, तो उनसे इन्होंने शादी कर ली। कैप्टन लक्ष्मी। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में कहा जाता है कि 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में शामिल किया। भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किसी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। हालांकि 50 वोटों से हार गई थी, विधानसभा चुनाव लड़ी थी। 1944 में इन्होंने इंडियन नेशनल, जिसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी कहा जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से लोग एनएसडी से पास आउट होकर एक्टिंग की दुनिया में जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, बड़े बड़े एक्टर बनते हैं। चाहे परेश रावल हो, चाहे राजपाल यादव हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे वाजपेयी हो
ये सारे लोग जो है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से ही निकले हुए एक्टर हैं। तो एनएसडी की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। रमा देवी चौधरी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी से प्रेरित यह सहयोग आंदोलन में शामिल रही। यह भारत की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। फ्रेडा बेदी के बारे में बताया जाता है कि ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने एक भारतीय सिख बाबा प्यारेलाल से शादी कर ली और दूसरे युद्ध में विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को सेना में, सेवा में नहीं, सेना में भर्ती होने से रोकने की कोशिश की। इस कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फ्रेडा बेदी को लाहौर महिला जेल में 6 महीना कारावास सुनाई गई। 1966 में इन्हें जो है छोड़ दिया गया। सरोजनी नायडू एक जो है नेक्स्ट जो है आपकी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी, कवयित्री भी थी। ये गलत लिखा हुआ है, कवयित्री भी थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला का भी खिताब मिला। इनका पहला संग्रह जो गोल्डन थ्रेशोल्ड था लिखा इन्होंने, पहला संग्रह। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम आंदोलनों में शामिल रही। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये दूसरी महिला थी तथा पहली भारतीय महिला। अब पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली अब जानते हैं एनी बेसेंट थी। एक बात और है कि भारतीय महिला, देश में प्लेग महामारी के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। इतना अच्छा इन्होंने प्लेग के दौरान काम किया था कि इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने इसे लौटा दिया। संयुक्त प्रांत की ये राज्यपाल बनी, यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ यानी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये है आपकी सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल, स्वर्ग कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ये गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है कि एक इनकी जो है कि रचना थी। सुचेता कृपलानी के बारे में कहा जाता था कि ये गांधीवादी सेनानी थी, राजनेता भी थी। 1940 के दशक में कांग्रेस की सदस्य बने, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। इनकी शादी हुई थी आचार्य जेवी कृपलानी से। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रतिनिधित्व करने का भी इनको मौका मिला। कमाल की नेता थे, याद रखिएगा। 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कब? 1963 में। ये किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका विवाह जो है कि जेवी कृपलानी से हुआ, आचार्य जे कृपलानी भी कहते हैं। तथा दोनों लोग क्या हुआ कि जेवी कृपलानी और सुचेता कृपलानी दोनों लोग अंततः अलग अलग हो गए, अलग अलग पार्टियों से, राजनीतिक दल से जुड़ गए। आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना करके कांग्रेस से दूरी बना ली। मैडम भीकाजी कामा के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म मुंबई में ही एक पारसी परिवार में हुआ था। ये किसी चिकित्सीय काम से लंदन गई थी, तो इनकी मुलाकात वहाँ दादा भाई नौरोजी और कांग्रेस के बड़े लोगों से हुई। आज इन्होंने तब से ही कांग्रेस में काम करने का निश्चय किया। इनकी मुलाकात बी.डी. सावरकर और लाला हरदयाल के साथ भी हुई थी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काम किया। मैडम भीकाजी कामा को आप देख सकते हैं, मुंबई में जन्मी एक पारसी परिवार की महिला थी। अरुणा असफ अली के बारे में कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महिला क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, जो भी आप इनको कह सकते हैं। ये हैं सुचेता कृपलानी आपकी, ये सुचेता कृपलानी है। भीकाजी कामा के बारे में हमने बता दिया। अरुणा असफ अली की बात करेंगे तो इनको द ग्रेट ओल्ड लेडीज़ कहा जाता था। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, और इनको जो है कि अरुणा असफ अली को द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा लहराई इन्होंने, इसके लिए प्रसिद्ध थी। इन्होंने रेडियो पर गुप्त प्रसारण, इंकलाब इत्यादि का जो है कि उसके क्षेत्र में काम किया। इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर जो है कि इंकलाब को संपादित किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बना ली और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई। 1998 में दिल्ली के
पहली निर्वाचित महापौर बनी ये। हालांकि ये डेट 1998 दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। पद्मजा नायडू के बारे में कहा जाता है बच्चों की ये सरोजनी नायडू की बेटी थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ ये आंदोलन में शामिल हुई थी। इन्हें जेल में भी डाला गया था। आज़ादी के बाद ये पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी बनी थी। उषा मेहता, वही गुजरात की रहने वाली उषा मेहता बाल क्रांतिकारी थी, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी इन्हें कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में खुफिया रेडियो स्टेशन को महीनों तक संचालन किया और संघर्ष जारी रखा। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में आप जानते हैं कि इनका जन्म पंजाब में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ गांधीवादी समाज सुधारक थे। दांडी मार्च से इन्होंने जो है कि आंदोलन में शामिल हुई और संविधान सभा का सदस्य भी बनी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की एक सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर एक समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। महिला शिक्षा पे काम किया, महिला स्वास्थ्य पे काम किया, विधवा सुधार गृह और विधवा सुधार पर कार्य करने वाली महिला थी ये हैं आपकी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले दलितों के उत्थान, दलितों की शिक्षा, स्वास्थ्य, दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाली एक महिला थी। पार्वती गिरी के बारे में कहा जाता है ना कि मात्र 11 साल की एक लड़की उड़ीसा की रहने वाली थी। कांग्रेस के प्रचारक के रूप में रही। 16 वर्ष की उम्र में इसने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई और आज़ादी के बाद सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान दिया गया। इन्हें उड़ीसा का मदर टेरेसा कहा जाता है, पार्वती गिरी को। अब बच्चों एक नया जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध केस और अभियोग के बारे में। जो आधुनिक भारत के हमारे आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता थे, उनके ऊपर कौन कौन से केस अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे। तो बहादुर शाह जफर 27 जनवरी 1858 को लाल किला दिल्ली के केस में इन्हें राजद्रोह और अस्थिरता फैलाने के प्रयास में के कारण मुगल शासक पद से हटाकर बंदी बना लिया गया तथा रंगून भेज दिया गया। इनके बारे में कहानी है कि इनको कोई जूता पहनाने वाला नहीं मिला था, नहीं तो ये अंग्रेजों से नहीं पकड़े गए होते, भाग गए होते। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में ये बताया जाता है कि 1883 में कोलकाता हाईकोर्ट ने इन्हें बंगाली पत्र में लिखे लेख के कारण 2 साल की कारावास दी। बाल गंगाधर तिलक पर 3 केस हुए 1897, 1908, 1916 में। अपने पत्र केसरी में विद्रोह की भावना लिखे जाने वाले लेख के कारण इनको 18 माह की सजा हुई। फिर राजद्रोह के कारण 1908 में मांडले जेल इनको जो है कि निर्वासित कर दिया गया था और 1916 वाले केस में जेल की सज़ा नहीं हुई, इनको साधारण दंड दिया गया। ठीक है। अरविंदो घोष 1908-1909 में बेटा ये मुजफ्फरपुर कलेक्टर की हत्या के प्रयास के कारण इसे अलीपुर बम कांड के कारण जो है कि गिरफ्तार किया गया था। 1 साल की सजा हुई अरविंदो घोष की। बी.डी. सावरकर के बारे में कहानी है। 1909-10 में सरकार के विरोध में इन्होंने काम किया, एक भाषण दिया। इनको 2 बार आजीवन कारावास हुई और 50 साल की कारावास हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी इन्हें जो है कि दोषी करार दिया था और 10 साल की जेल के लिए इन्हें अंडमान भेज दिया गया। अंततः सज़ा 50 साल की हुई, मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी इन्हें जो है कि दोषी माना और 10 साल की सज़ा के लिए अंडमान भेजा गया। महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर ये दोनों लोग यंग इंडिया से जुड़े थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ आक्रामक लेख लिख दिए थे, जिसके कारण गांधी को 6 साल की सजा हुई। लेकिन गांधी तेज व्यक्ति थे, अस्वस्थ कारणों से 1924 में ही रिहा कर दिए गए। ठीक है। 1924 में ही इन्हें जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। भगत सिंह 1929 में सेंट्रल असेंबली में, खाली असेंबली में इन्होंने बम फेंकने का आरोप तथा जुलाई 1929 में ही पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में 2 आरोप लगे थे, लेकिन सेंट्रल असेंबली में बम के आरोप के कारण इन्हें आजीवन कारावास हुई तथा सैंडर्स की हत्या के आरोप के कारण इन्हें मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुना दी गई। आप जानते हैं सैंडर्स के हत्या के कारण इन्हें फांसी हुई थी।
यमन राय के बारे में कहा जाता है कि 1931-32 में राजद्रोह के कारण इसे 12 साल की इन्हें सजा हुई। बाद में इनकी सजा जो है कि 6 साल कर दी गई। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, आप जानते हैं इन तीनों लोगों पर 1945 में दिल्ली के लाल किले केस में हत्या का आरोप चला था। ये लोग इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। आजीवन कारावास सजा दी गई, लेकिन साथ ही साथ इन्हें कुछ पैसे देने का भी दंड मिला। अब हम बात करेंगे बच्चों सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में 18वीं और 20वीं सदी तक जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना आप देखिए, फिर सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ कुछ और नए टॉपिक ऐड करेंगे। वही टॉपिक ऐड करेंगे जो रेलेवेंट हो। अगर आपके जीवन में हमारी वीडियो से एक क्वेश्चन का भी सुधार होता है तो इससे बच्चों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।